गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछली क्लास तक हम लोगों ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि तत्वों को किस तरह से आवर्त सारणी में वर्गीकृत करते हैं, और आज हम लोग तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। या तत्वों के गुणों में आवर्तिता, इंग्लिश में कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आवर्तिता का मतलब क्या है? आवर्तिता का मतलब है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, तत्वों के कोई भी भौतिक गुण लेंगे, कोई भी रासायनिक गुण लेंगे, क्रमिक परिवर्तन मतलब वो गुण बढ़ेगा या घटेगा, है ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो उस गुण में बढ़ोतरी होगी या तो उस प्रॉपर्टी में डिक्रीजमेंट होगा, घटेगा। तो ये जो क्रमिक परिवर्तन होता है भौतिक और रासायनिक गुणों में, उसी को हम लोग कहते हैं आवर्तिता। और ये क्रमिक परिवर्तन, जो गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है। ठीक, अब देखिए किन किन गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, तो किन किन गुणों में आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। वैसे है तो बहुत सारे गुण, लेकिन यहां पे मैंने 4 गुणों को लिस्टेड किया है। पहला है तत्व परमाणु या और आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तीसरी है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। तीसरी है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और चौथी है विद्युत ऋणात्मकता। तो ये जो 4 गुण हैं, इन गुणों में अगर किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, तो इन 4 गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी कि ये गुण आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इसको पहले समझना जरूरी है कि ये परमाणु या आयनिक त्रिज्या होती क्या है, आयनन ऊर्जा होती क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती। पहले ये तो समझें कि कहते किसे हैं। जब इसके बारे में समझ में आ जाएगा तब हम लोग इसमें क्रमिक परिवर्तन भी पढ़ लेंगे, तब हम इसमें ये जानना आसान हो जाएगा कि इन गुणों में किस तरह से क्रमिक परिवर्तन होता है आवर्त सारणी में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं परमाणु त्रिज्या की। देखिए परमाणु त्रिज्या का अर्थ क्या है। परमाणु त्रिज्या, जैसे कोई आपने परमाणु लिया तो आप जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक के बाहर पहला कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो ये संयोजी कोश है, ये संयोजी कोश है, ये किसी परमाणु के अंदर की बात हो रही है। संयोजी कोश मतलब ये आखिरी कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक के केंद्र से संयोजी कोश तक की जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इस दूरी को कहा जाता है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। मतलब किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उस परमाणु के संयोजी कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब ये हमने समझाना तो डिफिकल्ट नहीं था, है ना, समझ में आ गया। लेकिन इसको कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही डिफिकल्ट है इसको कैलकुलेट कर पाना। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, डिफिकल्टी क्यों है, क्यों परमाणु त्रिज्या को इस तरह जिस तरह हम परिभाषित कर रहे हैं इस तरह से कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आपने परमाणु संरचना में पढ़ा
कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का जो एरिया है वो फिक्स नहीं होता। भाई हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है परमाणु के अंदर, ये हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से परमाणु की निश्चित स्थिति को के बारे में हम नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्लियर ही नहीं है तो कैसे क्लियर होगा कि संयोजी कोष की यही स्थिति है, यही बाउंड्री है। भाई यहां भी बाउंड्री हो सकती है, यहां भी बाउंड्री हो सकती है। तो बिल्कुल बाउंड्री इसकी क्लियर नहीं है, स्पष्ट सीमा नहीं है, और इसी वजह से परमाणु त्रिज्या का मापन बहुत मुश्किल है। दूसरी समस्या यह है कि हर परमाणु, हर तत्व का परमाणु किसी न किसी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे कभी कभी वो सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है तो सहसंयोजक स्थिति है उसकी, संयुक्त अवस्था। कभी अगर धातु है तो धात्विक बंध से जुड़ा है ना। अगर अणु है तो अणुओं के बीच वेंडर वॉल बल होते हैं। तो कुल मिला के वो मुक्त अवस्था में नहीं है। और अगर इस हिसाब से परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है तो पहले परमाणु को दूसरे परमाणुओं के बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। जब ये मुक्त हो जाएगा तभी तो नाभिक के केंद्र से संयोजी कोष की दूरी निकाल पाएंगे। तो दूसरी समस्या ये है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं है ना। एक परमाणु मुक्त अवस्था में आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो निकाल उसको विलग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है ना, डिफिकल्ट वर्क है। और इसलिए ये काम नहीं किया जा सकता। और जब एक परमाणु अलग से विलग नहीं किया जा सकता तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या का मापन भी नहीं किया जा सकता। तो परमाणु त्रिज्या का मापन हो कैसे फिर? भाई ये हमने समझ लिया कि हम परमाणु को अलग नहीं कर सकते, तो हम परमाणु त्रिज्या का मापन कैसे करें? समस्या है, प्रॉब्लम है। तो परमाणु त्रिज्या का मापन हम लोग एक्चुअल में उसी रूप में कर लेते हैं जिस रूप में परमाणु उपस्थित होता है। लेकिन ये परमाणु त्रिज्या का मापन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। जैसे परमाणु अगर सहसंयोजी बंध से जुड़ा है तो हम सहसंयोजी त्रिज्या निकाल लेते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या, है ना, कोवलेंट रेडियस। अगर धातु है तो धात्विक बंध से जुड़ा है तो हम धात्विक त्रिज्या निकाल लेते हैं, मेटालिक रेडियस। अगर वंडरवॉल बलों से बंधा हुआ है, वंडरवॉल बलों से जुड़े हुए हैं अणु, तो उनके बीच की जो दूरी है ना, उनके बीच की दूरी को माप के उस दूरी को आधा करके हम लोग वंडरवॉल त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो परमाणु त्रिज्या जो है वह है तो परमाणु त्रिज्या ही, लेकिन उसका मापन जिस तरह से करते हैं उसका नाम उसी तरह से बदल देते हैं। तो परमाणु त्रिज्या का मापन 3 त्रिज्याओं के आधार पर किया जाता है। एक सहसंयोजी त्रिज्या, दूसरा धात्विक त्रिज्या और तीसरा वैन डर वाल त्रिज्या। क्योंकि परमाणु इन्हीं 3 बंधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, आपने जैसे कहा कि ब्रोमीन द्रव ले लिया, ब्रोमीन लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन द्रव लिया आपने। अब ब्रोमीन द्रव में ब्रोमीन तो Br2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा ना, Br2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक अणु है। अब एक अणु ये है और एक अणु ये है, इस तरह के बहुत सारे अणु होंगे, है ना। तो अब ये देखिए, इस अणु का ये ब्रोमीन परमाणु है और इस अणु का ये ब्रोमीन परमाणु है। अब इनके बीच की दूरी, ये दोनों आपस में किस बंध से जुड़े होंगे? ये दोनों आपस में वंडरवॉल बल से जुड़े होंगे, वंडरवॉल बल से जुड़े होंगे। तो वंडरवॉल बल से जुड़े तो वंडरवॉल त्रिज्या निकालेंगे। ये दोनों के बीच सहसंयोजी बंध है तो सहसंयोजी त्रिज्या निकालेंगे। और जब हम धातुओं में निकालते हैं तो धात्विक त्रिज्या निकालते हैं। तो इस तरह से त्रिज्या का मापन अलग अलग नाम से किया जाता है। जिस अवस्था में परमाणु है, हमें उसको, इससे फायदा यह है कि हमें परमाणु को विलग करने की आवश्यकता नहीं है। परमाणु जिस बॉन्डेड स्टेट में है, उसी बॉन्डेड स्टेट में हम उसकी त्रिज्या कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट त्रिज्या आएगी, है ना। एग्जैक्ट त्रिज्या की जरूरत ही क्या है, एग्जैक्ट रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना।
क्योंकि हम एक्चुअल में निकाल ही नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट रेडियस हम नहीं निकाल सकते। तो हम इसलिए क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो हम कर सकते हैं वही करेंगे, जो नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचें, है ना। सोचें तब हम उसके बारे में जब उसकी संभावना हो, और जब संभावना है ही नहीं तो हम उसके लिए अपना दिमाग क्यों खराब करें, अपना एनर्जी क्यों लॉस करें। हमने क्या किया, सीधा काम किया वैज्ञानिकों ने कि परमाणु जिस अवस्था में है, जिस बॉन्डेड स्टेट में है, उसी बॉन्डेड स्टेट में उसका रेडियस उन्होंने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये 3 तरह की त्रिज्याएं हैं, है ना। इन तीनों तरह की त्रिज्याओं को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन हम अलग अलग सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वैन डर वाल त्रिज्या, अलग अलग नाम बार बार नहीं लेंगे। हम इन तीनों को मिला करके परमाणु त्रिज्या नाम ही यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि सहसंयोजी त्रिज्या क्या है, धात्विक त्रिज्या क्या है, वैन डर वाल त्रिज्या क्या है। देखिए सीधा देखिए, यहां पे मैंने फिगर बना के दिखाया है कि ये 2 ब्रोमीन के परमाणु हैं जो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े 2 समान परमाणुओं, एक ही तत्व के परमाणु, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े एक ही तत्व के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, भाई ये तो पूरी दूरी हो गई ना, हमें रेडियस चाहिए, है ना। तो रेडियस ये भाई देखिए यहां पे आधा कर दें, ये जो आएगा आधा भाग, ये इसका रेडियस होगा, ये कहलाएगा सहसंयोजी त्रिज्या। ये देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है। सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े किसी तत्व के परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। अंतरनाभिकीय दूरी मतलब नाभिकों के बीच की दूरी। तो जब कोई 2 परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ेंगे तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उनके नाभिकों की बीच की दूरी को कहेंगे बंध दूरी, बॉन्ड लेंथ। क्या कहेंगे, बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ। उसी को आधा कर दीजिए, सहसंयोजक त्रिज्या आ जाएगी। जैसे यहां पे उदाहरण क्लोरीन का दिया गया है कि क्लोरीन के अणु में क्लोरीन के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी अर्थात बंध दूरी 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। तो क्लोरीन के परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या क्या होगी, 198 को 2 से भाग दे दीजिए, 99 पिकोमीटर क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या आ जाएगी। मतलब आर कोवेलेंट सहसंयोजी त्रिज्या का मान होगा सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2, या इसी को कहते हैं बंध दूरी बटे 2। ये हो गया सहसंयोजी त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। धात्विक रेडियस में देखिए, धात्विक रेडियस में मेटालिक रेडियस की बात करें, मेटालिक रेडियस में धातु की अगर सामान्य संरचना को समझें, ये जो हमने संरचना समझाई है, धात्विक बंध, धात्विक बंध का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ये, है ना। इस मॉडल में ये बताया गया था कि कोई भी धातु है, जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु का अगर क्रिस्टल जालक देखें तो सोडियम के संयोजी कोष में देखो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, मतलब ये Na+ में परिवर्तित हो जाता है और बचेगा 2, 8। और इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागा, वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के जालक को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, है ना। कोई तत्व इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से त्याग दे तो आयनित हो जाता है, लेकिन यहां पे आयनित हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक के बाहर नहीं गया, क्रिस्टल के जालक के अंदर ही है, बस वो परमाणु से नहीं जुड़ा, इसलिए परमाणु पे एक धनावेश और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। ये धनावेश, इन धनावेशों को हम लोग कहते हैं कोर या कर्नेल, कोर या कर्नेल।
ये कोर या कर्नेल धातु के जालक में एक निश्चित स्थान पर फिक्स हो जाते हैं। ये देखिए धनावेश एक निश्चित स्थान पर फिक्स, अब यहां से हिले डुलेंगे नहीं ये। और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से कंपन करते रहेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भाई इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है और ये दो धनावेशों के बीच है, तो इन दोनों धनावेशों को ये बांधने का काम करेगा। भाई ऋणावेश धनावेश के बीच आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये धनायन आपस में सभी जुड़ जाएंगे, है ना, एक निश्चित दूरी पर। तो अब इन दो धनायनों यानी कोरों के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी के आधे भाग को मेटालिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या कहा जाता है ना। मतलब कि किसी धातु के धातु जालक में स्थित, किसी धातु के धातु जालक में स्थित दो आसन्न मतलब आसपास के आसन्न धातु कोरों की अंतरनाभिकीय दूरी मतलब नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, कॉपर धातु के धातु जालक में दो संलग्न कॉपर परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी 256 पिकोमीटर है, तो कॉपर का धात्विक रेडियस क्या होगा? 256/2 होगा, यानी 128 पिकोमीटर। क्लियर? ये हो गई धात्विक त्रिज्या। अब आइए बात करते हैं वैन डर वाल त्रिज्या की। वैन डर वाल त्रिज्या देखिए, जैसे हमने एक अणु ये लिया जो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, और उसी अणु का, उसी सब पदार्थ का दूसरा अणु ये है, ये भी आपस में सहसंयोजी, जैसे ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन लिक्विड लेंगे तो बहुत सारे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल के बीच का जो अंतर अणुक बल होता है, अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है, उसे अंतर अणुक बल या वैन डर वाल बल कहते हैं। अणुओं के बीच का आकर्षण बल इसको कहा जाता है अंतर अणुक बल या वैन डर वाल बल, वैन डर वाल फोर्स। ठीक, तो अब ये दो अलग अलग अणुओं के, एक ये परमाणु है, देखिए एक परमाणु ये है इसका, इधर वाला बाईं तरफ, दाईं तरफ वाला, और इस अणु का एक परमाणु ये बाईं तरफ वाला, ये दोनों संपर्क में है। तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी होगी, क्योंकि ये वैन डर वाल बल से जुड़े, वैन डर वाल बल बहुत दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है? दुर्बल बल होता है। दुर्बल बल होता है तो अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी, है ना। तो ज्यादा होगी तो जो मिनिमम दूरी हो इनके बीच, उस दूरी के आधे भाग को हम लोग कहते हैं वैन डर वाल त्रिज्या। मतलब ठोस अवस्था में, यहां मैंने ठोस अवस्था लिखा, द्रव अवस्था में भी हो सकता है, किसी तत्व के दो पड़ोसी अणुओं के दो समान, मतलब दोनों एक जैसे, नॉन बॉन्डेड गैर बंधुता वाले पृथक परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, देखिए समझिए मेरी बात को, किसी तत्व के दो पड़ोसी अणुओं, एक अणु दो गया, दो पड़ोसी अणु है ये, के दो समान, दोनों एक जैसे, ये भी ब्रोमीन ये भी ब्रोमीन, नॉन बॉन्डेड कोई बॉन्डिंग नहीं है, केवल वैन डर वाल फोर्स है, पृथक परमाणु हैं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी के आधे भाग को वैन डर वाल त्रिज्या कहते हैं। तो तीनों त्रिज्या समझ आई। सबसे इन तीनों में तीन तरह के बंध हैं, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध और वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल बल। तो इन तीनों में अगर बात करें तो कौन प्रबल है? सहसंयोजी बंध, ये एक्चुअल में बंध है इसलिए सबसे प्रबल है, और वैन डर वाल बल सबसे दुर्बल है। तो सहसंयोजी बंध सबसे प्रबल है, तो परमाणु पास पास होंगे, नजदीक होंगे, तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी। और वैन डर वाल बल सबसे दुर्बल है, तो परमाणु दूर चले जाएंगे, यानी दूर गए तो
त्रिज्या बड़ी हो गई। तो जिसका बल जो प्रबल बंध है उसका रेडियस छोटा होगा और जो दुर्बल बंध है उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा रेडियस होगा, सबसे छोटी त्रिज्या होगी कोवेलेंट रेडियस, उससे बड़ी होगी मेटालिक रेडियस, उससे बड़ी होगी वैन डर वाल रेडियस। समझ में आ गया? आइए अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या में उपनति, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। मतलब कि अब ये मेन चीज आवर्तिता के बारे में हम आएंगे। अब हम समझेंगे कि परमाणु त्रिज्या में किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से क्रमिक परिवर्तन होता है परमाणु त्रिज्या में, तो इसको समझेंगे। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या होगा भाई? आप एक वर्ग का उदाहरण मैं दे दूं। जैसे प्रथम वर्ग ले लें। प्रथम वर्ग लिथियम है Li। दूसरा पेपर ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। लिथियम में देखिए 2 और 1 ये 2 कोश हैं। सोडियम में 2, 8, 1 3 कोश हैं। पोटेशियम में 2, 8, 8, 1 4 कोश हैं। रूबियम में 2, 8, 18, 8, 1 5 कोश हैं। 2, 8, 18, 18, 8, 1। तो देखिए जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हैं कोशों की संख्या बढ़ रही है। पहले 2 कोश थे, फिर 3 कोश हो गए, फिर 4 कोश हो गए, फिर 5 कोश हो गए, फिर 6 कोश हो गए। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ये लिथियम का नाभिक था, पहला कोश, दूसरा कोश, यहां पे तीसरा कोश हो गया, वहां पे चौथा कोश हो गया, फिर 5वां कोश हो गया, फिर 6ठा कोश हो गया। तो जब कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या जाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए। ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण या आवरण प्रभाव भी बढ़ता है। ये क्या चीज है पहले इसको समझ लेते हैं। परिरक्षण या आवरण प्रभाव को समझिए। ये किसी परमाणु का नाभिक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा कोश है, ये संयोजी कोश है। कौन सा कोश है? संयोजी कोश। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर के कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब नाभिक क्या करता है कि इस पे एक आकर्षण बल लगाता है। आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल को कहते हैं नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं? नाभिकीय आवेश। मतलब कि ये नाभिक इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षण बल से खींचेगा, लेकिन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बहुत हल्का सा ही होगा, क्योंकि बहुत पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, है ना। और है भी तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना प्रतिकर्षण होगा? बहुत हल्का सा ही प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्रतिकर्षण होगा जरूर। तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन 2 तरह के विरोधी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। 2 तरह के विरोधी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। एक तो वो अनुभव करता है कि नाभिक उसको अपनी तरफ खींच रहा है नाभिकीय आवेश से, और दूसरा वो अनुभव करता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये खींचने का प्रयास कर रहा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन दूर भगाने का प्रयास कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, क्योंकि नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, सब मिलकर के उसको खींच रहे हैं। तो आकर्षण बल ज्यादा है, लेकिन प्रतिकर्षण बल कम होने के बावजूद भी आकर्षण बल को थोड़ा सा घटाएगा। मतलब संयोजी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से उस आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा
जो आकर्षण बल नाभिक उस पर लगाएगा। यानी कि समस्त नाभिकीय आवेश का अनुभव संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। समस्त नाभिकीय आवेश का अनुभव संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल भी महसूस कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश का है, ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक के पूर्ण नाभिकीय आवेश को अनुभव नहीं करता। जितने थोड़ा सा नाभिकीय आवेश इसके ऊपर कम हो जाता है, तो जितना ये अनुभव करता है नाभिकीय आवेश को, उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और ये इसका मान पूर्ण नाभिकीय आवेश से कम है। पूर्ण नाभिकीय आवेश से कम है। भाई नाभिक ने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया था, लेकिन प्रतिकर्षण बल की वजह से, अंदर के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की वजह से वो पूरे फोर्स को, नाभिक के पूरे आकर्षण बल को अनुभव नहीं कर पाता, थोड़ा सा घट जाता है। तो जो घटा हुआ नाभिकीय आवेश महसूस करता है संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको प्रदर्शित करते हैं Z इफेक्टिव से। और ये तो हुआ नाभिक का जो आवेश, नाभिक का जिस आवेश को इलेक्ट्रॉन महसूस किया वो नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन से जो प्रतिकर्षण बल महसूस करता है संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन, अंतः इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करता है, उस प्रतिकर्षण बल को हम लोग कहते हैं आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बल यानी आवरण प्रभाव ज्यादा होगा। आवरण प्रभाव ज्यादा होगा तो नाभिक का जो आवेश है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पे, वो ज्यादा घट जाएगा। ज्यादा घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा न्यूक्लियस से, और रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब आप वर्ग में नीचे की तरफ जाते हैं तो देखो, यहां अंतःकोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां अंतःकोश में 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां अंतःकोश में और ज्यादा हो गए, यहां अंतःकोश में और ज्यादा हो गए, यहां अंतःकोश में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब वर्ग में नीचे जाने पर अंतःकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और अंतःकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर अंतःकोश का आवरण प्रभाव बढ़ेगा, जिससे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा, और ये स्क्रीन होते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और साइज बढ़ेगा। तो यही यहां पे मेंशन किया गया है। तो एक तो कोषों की संख्या बढ़ती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण या आवरण प्रभाव बढ़ता है, और ये दोनों प्रभाव परमाणु त्रिज्या को बढ़ाते हैं। तो किसी वर्ग में ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो इन 2 प्रभावों की वजह से, एक तो कोषों की संख्या बढ़ने की वजह से, और दूसरा परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने की वजह से, जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाने पर परमाणु त्रिज्या, तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी आवर्त सारणी में, किसी भी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, वर्ग समझ रहे हैं ना, 18 वर्ग है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद जहां आएंगे वहां समझा जाएगा, अभी अपवाद को समझने की आवश्यकता नहीं। ये यहां पे परिरक्षण प्रभाव को स्पष्ट किया है
कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं। किसको इलेक्ट्रॉन पे? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पे दो विपरीत बल काम करते हैं। नाभिक का आकर्षण बल और दूसरा अंतःकोशीय इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण बल। अंतःकोशीय इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण बल के परिणाम स्वरूप संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आरोपित पूर्ण नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं कर पाता, परंतु कुछ कम नाभिकीय आवेश महसूस करता है। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस किया जाने वाला नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी Z इफेक्टिव कहते हैं तथा संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा अंतःकोश के इलेक्ट्रॉनों से महसूस होने वाला प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है। और यहां पे देखिए Z इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक का एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल आवेश यानी कि वास्तविक नाभिकीय आवेश में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट आवरण नियतांक को घटा दीजिए। या आवरण प्रभाव से जो वैल्यू होती है उसको आवरण नियतांक कहते हैं, घटाने पे मिलती है। तो ये समझ में आ गया कि परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक तो कोशों की संख्या बढ़ती है और दूसरा वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव भी बढ़ता है। क्लियर? अब बात करते हैं आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। ये हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका जो उपनति हम देखेंगे वो वर्ग में ऊपर से नीचे देखेंगे और आवर्त में बाएं से दाएं देखेंगे। तो आवर्त में अगर देखिए कुछ उदाहरण से समझें। दूसरा आवर्त लें, लिथियम कोश है, दो कोश हैं। बेरिलियम दो ही कोश हैं। बोरॉन 2-3 दो ही कोश हैं। कार्बन 2-4, नाइट्रोजन 2-5, ऑक्सीजन 2-6, फ्लोरीन 2-7 और नियॉन 2 और 8। तो देखिए ये हम सेकेंड आवर्त में है, सेकेंड पीरियड में है। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, कोशों की संख्या कांस्टेंट रहती है। लेकिन देखिए इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन है, इसके नाभिक में 4 प्रोटॉन है, इसके नाभिक में 5 प्रोटॉन है, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें 10 प्रोटॉन है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है लेकिन कोशों की संख्या स्थिर है। यानी सीधी सी बात है कि यहां 3 प्रोटॉन 2 कोशों को आकर्षित करेंगे और यहां 4 प्रोटॉन 2 कोशों को आकर्षित करेंगे, यहां 5 प्रोटॉन 2 कोशों को ही आकर्षित करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे आकर्षण बल कोशों पे बढ़ता जाएगा और परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जाएगी। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या तो स्थिर रहती है परंतु नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्षारीय धातु, देखो पहली धातु कौन सी है इसकी बात नहीं करें, इस पे हम बाद में बात करेंगे, इसको हटा दीजिए, हैलोजन तक बात करिए। पहली धातु क्षारीय धातु है, किसी भी आवर्त की प्रथम धातु क्षारीय धातु से प्रारंभ होगा। अंतिम नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है, लेकिन हम हैलोजन तक देखते हैं। तो ये हैलोजन तक, क्षारीय धातुओं से हैलोजन तक परमाणु त्रिज्या हमेशा घटेगी ही घटेगी, इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। परमाणु त्रिज्या किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय धातुओं से हैलोजनों तक घटती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, कोशों की संख्या स्थिर रहती है। जैसे ही आप नोबेल गैस पे आते हैं, भाई घटती जा रही है, तो फ्लोरीन से नियॉन पे जाना चाहिए, जाने पे परमाणु त्रिज्या घटनी चाहिए, लेकिन नियॉन की जो परमाणु त्रिज्या है वो फ्लोरीन से ज्यादा है। उसका कारण है नाभिकीय आवेश बढ़ा, कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें सारे कोश पूरे भरे हुए हैं और सारे कोश पूरे भरे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा।
क्योंकि सभी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन सब में भरे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर नियॉन पे जाते जाते फ्लोरीन से नियॉन पे जाएंगे तो कोष तो नहीं बढ़ा, नाभिकीय आवेश बढ़ा तो त्रिज्या घटनी चाहिए थी, लेकिन त्रिज्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अंतर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पे सबसे ज्यादा होता है। किसमें? अक्रिय गैसों में। इसीलिए हैलोजनों से बड़ी त्रिज्या होती है नोबेल गैसों की, अक्रिय गैसों की। तो ये तो बात हुई परमाणु त्रिज्या की। आइए अब चर्चा करते हैं आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस, जाहिर सी बात है आयन बना लो। तो अब जब हम आयन, परमाणु को आयन में बदलेंगे तो वो विलग हो ही जाएगा। बिना विलग किए किसी परमाणु को आयनित नहीं कर सकते। तो विलग हो जाएगा तो मतलब किसी से वो जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। तो अब उसके नाभिक के केंद्र से संयोजी कोष की दूरी नाप लीजिए, जो दूरी आएगी उसे आयनिक त्रिज्या कहेंगे, है ना। किसी आयन के नाभिक के केंद्र से संयोजी कोष तक की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब एक चीज समझने वाली बात है, देखिए जैसे कोई सोडियम परमाणु है, 2, 8 और 1, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये सोडियम आयन में परिवर्तित हो गया। अब 2, 8 बचे, ठीक। अब समझना है कि इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी कि इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। जब भी धनायन बनेगा तो धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से कम हो जाती है। धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से कम हो जाती है। कारण समझिए, कारण मैं समझा दूं कि देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और नाभिक में 11 प्रोटॉन थे। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन बना, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो अब नाभिकीय आवेश पहले की तुलना में बढ़ गया। जैसे ही धनायन बना, नाभिकीय आवेश पहले की तुलना में ज्यादा हो गया। अगर नाभिकीय आवेश पहले की तुलना में ज्यादा हो गया, मतलब 11 प्रोटॉन 11 को आकर्षित कर रहे थे यहां पे, और यहां 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ही आकर्षित करेंगे। यानी सभी इलेक्ट्रॉनों पर थोड़ा थोड़ा आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा नाभिक के और पास आ जाएंगे और त्रिज्या छोटी हो जाएगी। इसी वजह से धनायनों की त्रिज्या हमेशा उसके उदासीन परमाणु से छोटी होती है। चलिए ऋणायनों की बात करते हैं। देखिए क्लोरीन की बात करें, 2, 8 और 7, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो गया। तो 2, 8 और 8 हो गया। कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए 17 ही रहे। मतलब पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ जाने की वजह से नाभिकीय आवेश पहले की तुलना में कम हो गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल नाभिक का थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा नाभिक से दूर दूर हो जाएंगे और परमाणु की त्रिज्या ऋणायन की उसके उदासीन परमाणु से ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? पीरियोडिक टेबल में उपनति की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो वैसे ही होता है। वर्ग में जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, जैसे कि परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होता है। धनायन की आयनिक त्रिज्या धनायन पे आवेशों की संख्या के व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अब जरा देखो, इस बात को समझो। धनायन की बात, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लें। मैग्नीशियम में भी 2, 8 और 2, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो मैग्नीशियम पे 2 धनावेश, यहां 1 धनावेश, यहां 2 धनावेश। अब समझिएगा, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए 12 प्रोटॉन। देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। सोडियम आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल गया तो नाभिकीय आवेश पहले की तुलना में
1 यूनिट और बढ़ गया। यहां पे देखो केवल 1 यूनिट ज्यादा था, यहां 2 यूनिट ज्यादा है। तो 2 यूनिट ज्यादा होने से सभी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सोडियम आयन की तुलना में भी ज्यादा हो जाएगा। तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मतलब जितना आवेश की संख्या बढ़ेगी धनायन की त्रिज्या उतनी छोटी हो जाएगी। इसीलिए यहां लिखा है कि धनायन की आयनिक त्रिज्या धनावेशों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संख्या अगर धनावेशों की बढ़ेगी तो उस धनायन की आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी। और इसी तरह ऋणायन की आयनिक त्रिज्या ऋणावेशों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती हो जाएगा। जैसे क्लोराइड आयन हमने देखा, सल्फर ले लीजिए, सल्फर 286, 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन, और ये बनता है सल्फाइड आयन, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए इसमें, तो 18 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन। तो देखिए यहां पे क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में 1 का ही अंतर था, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 1 यूनिट का अंतर था। यहां 2 यूनिट का अंतर हो गया, प्रोटॉन की संख्या 2 यूनिट घट गई इलेक्ट्रॉनों से। इसका मतलब नाभिकीय आवेश क्लोराइड आयन से भी कम हो गया और इलेक्ट्रॉन और दूर दूर चले गए, नाभिकीय परमाणु की त्रिज्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऋणायन जितना ऋणावेश की संख्या बढ़ेगी उतनी ही परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और जितना धनावेश की संख्या बढ़ेगी उतनी परमाणु की त्रिज्या, आयन की त्रिज्या कम हो जाएगी। तो इस तरह देखिए कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक आयन लिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सब में अलग अलग है। तो ऐसे सभी आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान लेकिन नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न हो, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। तो इसमें देखिए धनायन इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है ना। इस पे देखो 3 प्लस चार्ज है, इस पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे 1 प्लस चार्ज है। तो सबसे छोटी त्रिज्या इसकी होगी, उससे बड़ी इसकी होगी, उससे बड़ी इसकी होगी। और ऋणायन आ गया, तो ऋणायन जैसे जैसे ऋणावेशों की संख्या बढ़ेगी त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। तो आयनिक त्रिज्या का ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमने आज बात की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो फिर भी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, बताएं क्या चीज कम समझ में आई। जो भी चीज आपको कम समझ में आई है उसको मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा, है ना। और वीडियो को बहुत ध्यान से समझें, और अगर साथ ही साथ अपनी कॉपी पे भी आप लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और बाद में पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी कोई भी चीज दिक्कत कर रही हो, कोई भी चीज समस्या कर रही हो, चाहे आज के टॉपिक में चाहे पिछले टॉपिक में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें कि इस चीज में हमको समस्या आ रही है। मैं आपको दोबारा से वीडियो के माध्यम से फिर से उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। और सभी लोग अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। सभी के पास बुक्स अवेलेबल है, सब अपनी बुक्स में जो भी बुक्स आप यूज करते हैं, अगर एनसीईआरटी यूज करते हैं तो सबसे बेहतर है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगाएं। और अगर एनसीईआरटी नहीं यूज करते हैं तो जो भी आप बुक यूज करते हो, रेफरेंस बुक, ज्यादातर आप लोग यूपी बोर्ड के बच्चे के.एन. शर्मा की बुक पढ़ते हैं, तो के.एन. शर्मा की बुक में भी पर्याप्त क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि उन बुक्स में मैंने काफी अध्ययन करने के बाद मुझे ये पता चला कि के.एन. शर्मा की बुक में भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन गलत है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया गया है। तो आप उसके सॉल्यूशन को कॉपी करने की कोशिश ना करें, आप अपना दिमाग लगाएं, अपना तरीका लगाएं, अपने तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आता तो आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ना देखें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिना देखे सॉल्व करें। कम से कम अगर क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो कम से कम 3 बार प्रयास जरूर करें। अगर 3 बार प्रयास करने पे भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, लिख करके आप टाइप करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तो उसका सोल्यूशन बनाकर, उसका समझा कर एक वीडियो बना करके आपको भेजूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखें
और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। अगली क्लास में हम लोग आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।